मेरे को तो चंद्रशेखर भाई की बात समझ में नहीं आई हुँ, कि उनकी गुडविल बढ़ती जा रही थी देश में। हुँ। उनका एक अच्छा पॉजिटिव राजनीतिक पटल पे काफ़ी वो चर्चित हस्ती हैं। पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही थी। जी। उनको कम से कम ये देखना चाहिए था कि जिस आदमी को जब वोट दिए वो बीजेपी की गोद में चला गया हुँ, और उस आदमी से लोग बिल्कुल इस वक्त नाराज़ हैं, हुँ, उसके साथ कोलैबोरेशन उनको नहीं करना चाहिए था। पूरे हरियाणा के लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। हुँ, अगर आप इज्जत करते हैं मायावती जी की, वो अच्छी बात है। हुँ, आप इज्जत करते हैं चंद्रशेखर की, वो अच्छी बात है। हुँ, आप इज्जत करते हैं दुष्यंत चौटाला की, अजय चौटाला की, अभय चौटाला की, वो अच्छी बात है। हुँ। मगर इस वक्त इज्जत अलग है और देश राजनीति अलग है। राजनीति और लोकतंत्र की मांग ये है हुँ, कि कम से कम सब इकट्ठे होकर इज्जत करो, वोट मत दो। हुँ, वोट इस बार उन ताकतों को हराने के लिए देनी जरूरी है हुँ। जो देश में सांप्रदायिक माहौल खड़ा करना चाहते हैं। आज हम चुनाव हो रहे हरियाणा में जो चुनाव होने वाला है उसके बारे में क्या ज़मीनी बातचीत है, आखिर वहाँ का माहौल कैसा है, इस बारे में बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी जी, नमस्कार। क्या लगता है कि हरियाणा में जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? मेरे तो ये समझ में नहीं आई ये इलेक्शन की डेट सरकाई क्यों, या इसके पीछे क्या लॉजिक था, क्योंकि मैं अभी कैलेंडर में देख रहा हूँ जी 1 तारीख को वर्किंग डे था। जी 1 तारीख की कोई छुट्टी नहीं है। 1 तारीख यानी 1 1 अक्टूबर। की कोई छुट्टी नहीं है। जी 2 अक्टूबर की छुट्टी थी। हम्म, इन्होंने बहाना बनाया, चिट्ठी लिखी बीजेपी वालों ने हम्म, कि जी छुट्टी है, हरियाणा के लोग घूमने चले जाते हैं। हम्म, कितने लोग घूमते हैं? हम्म, हरियाणा में इतनी बेरोजगारी है, कहाँ लोग घूमते हैं? लोगों के पास पैसा नहीं है। हम्म, चंद लोगों की आमदनी बढ़ी है, बाकी देश तो गरीब हुआ है। तो कोई घूमने, और बल्कि 5 तारीख को सैटरडे है हम्म, और उसके बाद छुट्टियां हैं। जी। उसके बाद 6 की छुट्टी है संडे की। अब पता नहीं क्या लॉजिक इन्होंने लड़ाया। मतलब आपको क्या लगता है कि महज 4 दिन इलेक्शन का डेट बढ़ाने से वहाँ बहुत ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर फर्क पड़ने वाला है? इसका कारण कुछ हो रहा है, हो सकता है हमें भी मालूम ना हो। अच्छा मैं इसको षड्यंत्र मानता हूँ, कोई षड्यंत्र हुआ है इसमें, अच्छा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होने के बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी हो गया है। हाँ, इलेक्शन कमीशन का कार्यशैली पे देश को विश्वास नहीं है। हम्म, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन जब बोलता है उसकी शक्ल और चेहरे से लोगों को लगता है ये सही आदमी नहीं है। उसके चेहरे से ही लगता है कि ये अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, बोलता कुछ है, सोच कुछ हो रहा है, हकीकत कुछ हो रहा है। वो लगता ही नहीं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी माने हुए है कि देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए। जो 17-80 सीटों पे जहाँ वोटें बढ़ी और जो रिजल्ट बहुत थोड़े थोड़े तरीके से चेंज हुए, वो एक बड़ा भ्रष्टाचार है जिस इस देश को उसका हिसाब किताब लेना भी बाकी है। उसके मामले में वो सारा सिस्टम चोर है जो देश के लोगों का विश्वास अर्जित नहीं कर पाया। इस इलेक्शन के 3-4 दिन सरकार ने से मतलब समझ में नहीं आया। चिट्ठी जो लिखी थी, बहाना कुछ और बनाया है, कारण कुछ और है। तो इसलिए देश हरियाणा के लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है और ज़्यादा मतदान करना है और ज़्यादा बंटवारा करने वाली मानसिकता का इलाज करना है, हिंदू मुसलमान करने वालों का इलाज करना है। सन 47 में यही मानसिकता थी जिसने देश का बंटवारा किया। एक एक बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और बाद में दोनों साइड में जो लोग आए वो बुढ़ापे तक रो रो के मर गए देश में। पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा, भारत में भी है, बांग्लादेश में भी ऐसा ही होगा। मानव जाति का इतना पलायन रिलीजन के आधार पे कहीं नहीं हुआ, इतनी कत्लेआम कहीं नहीं हुए, इतना जहर कभी नहीं भरा गया। वही ताकतें हैं, मानसिकता वही है जो अभी भी देश में, हरियाणा के इलेक्शन में भी बता रहे हैं हावी हो गई है। अभी क्यों हो रहा है, इलेक्शन के पहले क्यों होती है बातें? इससे भी ज़्यादा खतरनाक बातें हो सकती हैं जो देश के लोग सोच भी नहीं सकते। इसलिए सबको सावधान होने की ज़रूरत है। और हरियाणा में एक डम्मी चेहरा, ओबीसी चेहरा दिखाने की कोशिश की है ताकि 24 में जो झटका लगा इनको इलेक्शन में कि वो वोटें वापस आ जाएं और ओबीसी लोग सिर्फ ये करके कि सैनी को बनाया है हम वोट दे दें और वोट दे के अपने हाथ ना कटवाएं, क्योंकि इनके दिलों में ओबीसी के प्रति कोई प्यार नहीं है। होता तो अभी तक पूरे देश में गिनती करवा देते और ओबीसी को वही जो 50-60% उनका हिस्सा है वो रिजर्वेशन नौकरियों में कर देते। नौकरियां खाली पैसे का काम नहीं है, घर पालने का नहीं है। नौकरियां व्यवस्था में हिस्सेदारी का नाम है। जब तक व्यवस्था में हिस्सेदारी में सब लोग नहीं होंगे, सभी समाज के लोग नहीं होंगे, तो जो लोग ज़्यादा हैं शासन प्रशासन में वो आप लोगों पे जुल्म करते रहेंगे, भेदभाव करते रहेंगे। इसीलिए देश में जो लोग राज दरबारों में
गुलामी के वक़्त जो लोग सत्ता में थे, नौकरियों में थे, वही लोग, उन्हीं समाजों के लोग आज देश में मेजॉरिटी में सरकारी नौकरियों में हैं या शासन में या पॉलिटिक्स में हावी हैं। ऐसा क्यों है? इस देश का विकास उसके हिसाब से नहीं हुआ, लोकतंत्र के हिसाब से। यहाँ शासन मानसिकता हावी है, लोग अपने आप को शासक मानते हैं और जैसे शासक कुछ भी षड्यंत्र करता था सत्ता में बने रहने के लिए, राजा अपने राज को बनाए रखने के लिए, उसी तरह के षड्यंत्र ये लोग चलाते हैं देश के लोगों को बांटने के लिए, रिलीजन में बैर भाव भरने के लिए। इसी लोगों को जागने की ज़रूरत है और उन सारे लोगों को जो भ्रष्टाचार के नाम पे टिकट लेते हैं, जो भ्रष्टाचार के पैसे के आधार पे इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, जो जाति और धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे विभाजन करके वोट लेना चाहते हैं, इन सभी ताकतों को हराने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनाने की ज़रूरत नहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। सबका इलाज करने की ज़रूरत है। और हरियाणा में तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इशू होगा, और होना ही चाहिए, वो ये है कि हरियाणा सबसे पहला राज्य बनेगा देश में जो असली लोकतंत्र स्थापित करेगा। आपने सर लोकतंत्र की बात की है, आप इस बात को किस दृष्टिकोण से देखते हैं कि कुछ दिन पहले एक पार्टी, किसी खास पार्टी के जो मुख्यमंत्री है वो इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और तुरंत से विधानसभा चुनाव जो है वो सर पे आ जाता है, तो क्या रणनीति रहेगी ऐसे पार्टी की जिसमें तुरंत से मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, तुरंत से चीज़ें बदली जा रही है? ये सारा का सारा लोगों को मानसिक तरह से उलझा के रखने की बात है। लोग डिसाइड ना कर पाएँ, भावना में वोट दे दें और उनकी वोट चोरी हो जाएं। जैसे लोगों को तमाशा दिखाने वाला लोगों की जेब से पैसे निकलवा लेता है, कई बार जादूगर भी लोगों से ताड़ियाँ पिटवा लेता है। ये पॉलिटिशियन भी उसी तरह की शरारत करके लोगों को अंधा बना के, उनकी मानसिकता को गुलाम बना के इलेक्शन के दौरान ऐसी बातें करते हैं कि लोग भावना में आके बह जाएं और वोट दे दें। फिर सत्ता में 5 साल के बाद क्या है, 5 साल के बाद देखेंगे। फिर 5 साल के दौरान वो काम करने हैं, ना जनता की भागीदारी होनी जाने, अफसरशाही हावी, भ्रष्टाचार का बढ़ना, ये सारा, और जातिवाद का बढ़ना, रिलीजन और रिलीजन के बीच में बैर भाव बढ़ना, यही चलता है, फिर यही चलेगा। इसलिए हरियाणा वासियों से निवेदन है कि इस कुचक्कर में ना फंसे। आप ही हरियाणा के मालिक हैं और सारे मालिक मिल के अच्छा फैसला करें। किसी भी भ्रष्टाचारी को, किसी भी पैसे वाले को, किसी भी नेता के बेटे को दोबारा जनप्रतिनिधि बनाने की कोशिश ना करें, ताकि सब लोगों की भागीदारी और समाज के नए लोगों को टिकट देने पे सारी पॉलिटिकल पार्टियां मजबूर हो जाएं। मैं बात करूंगी हमारी देश की एक बेटी जो मशहूर खिलाड़ी है जिसका नाम है विनेश फोगाट। कई सारी ऐसे घटनाएं घटी हैं जिसके बारे में हम सभी अवगत हैं, तो क्या इन सारी घटनाओं का इस इलेक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? हरियाणा इलेक्शन में क्या इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। एक बच्ची, एक खिलाड़ी जो यौन शोषण का आरोप लगाती पूरे देश के सामने बताती है, और इस देश का प्राइम मिनिस्टर गूंगा रहता है, चुप रहता है। एक स्टेट जहाँ के किसान मजदूर 13 महीने बूंद बारिश ठंड में बैठे रहते हैं चुपचाप, और वो 13 महीने के बाद कानून वापस होता है, और तब भी किस तरह की भाषा यूज़ करता है। एक बार भी पार्लियामेंट ने या किसी विधानसभा में किसानों की हुई हत्याओं पे रोष प्रकट नहीं किया, 1 मिनट का मौन व्यक्त नहीं किया। इस देश के मालिक मर जाएं सड़कों पे, इस देश की जनता मर जाए भाड़ में। विदेशों में भी, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका की संसदों में उन्होंने जो अत्याचार किए वहाँ के लोकल लोगों पे या विदेशों में, उन सब की माफ़ी मांगी उन्होंने। और हमारे इस देश के अंदर ही अपने देश के लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, जो लोग मारे गए, एक शब्द भी नहीं कहा। तो अब तक का सबसे संवेदनहीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बताते हैं देश के लोग और देश के वकील। तो ये सारे इलेक्शन के मुद्दे होंगे। तो जो आदमी संवेदनहीन हो, जो सरकार में जो लोग जनप्रतिनिधि के रूप में बैठे हो संवेदनहीन हो, तो उनसे क्या उम्मीद करोगे? संवेदनहीन तो घर का आदमी भी हो, घर का बाप भी हो, घर के सदस्य हों, वो भी खतरनाक है। संवेदनशीलता ही मानव का एक तरह से वो स्वभाव है जी। और एक भाषा, एक शब्द नहीं बोलना। जो आदमी लोगों के साथ अन्याय हो, लोग गोली से मारे जाएं, लोगों पे अपराध हो, लोगों के रास्ते में किले बिछाई जाएं, ऐसे लोग बोले ना, चाहे सीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे मंत्री संतरी, चाहे कोई भी हो, जिम्मेदार लोग, वो ना बोलें तो इसका मतलब ये होता है कि उन्हीं का कराया उन्हीं की क्यों ही शरारत है, वही असली स्टोरी राइटर हैं, वही असली इस पूरे अपराध के पीछे डायरेक्टर वही हैं। इसीलिए लोग संवेदनहीन लोग वही होते हैं जो खुद अपराध के पीछे होते हैं। इसलिए उनको पता है ये तो हमने ही कराया है, इसलिए वो बोलते नहीं, उनका बोलना बनता नहीं।
अभी अभी कुछ दिन पहले दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर ने कोलैबोरेट कर लिया, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं सर। मायावती किसी और के साथ चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे पार्टियों का चुनाव लड़ना कितना सार्थक होगा हरियाणा में? ये सार्थक नहीं होगा, ये दोनों नुकसान करेंगे कांग्रेस का, जी। बीजेपी का इन दोनों की वजह से बेनिफिट होगा। अच्छा। और बीजेपी ऐसा ही चाहती है। मेरे को तो चंद्रशेखर भाई की बात समझ में नहीं आई कि उनकी गुडविल बढ़ती जा रही थी देश में, उनका एक अच्छा पॉजिटिव राजनीतिक पटल पे काफ़ी वो चर्चित हस्तियाँ, पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही थी। उनको कम से कम ये देखना चाहिए था कि जिस आदमी को जब वोट दिए वो बीजेपी की गोद में चला गया और उस आदमी से लोग बिल्कुल इस वक्त नाराज़ हैं, उसके साथ कोलैबोरेशन उनको नहीं करना चाहिए था। मैं अगर एज ए इंडिविजुअल सोचूं, मगर उनकी क्या सोच है और क्या सोच के उन्होंने ऐसा किया है, या अपने पैर पसारने के लिए इसी बहाने कि भाई एक सवारी मिल गई, उस सवारी पे बैठ के तो आप अपना आधार बढ़ाइए, जन आधार, हो सकता है ये सोच हो सकता है सर चंद्रशेखर की अपनी रणनीति। दूसरा एक और भी, हाँ सबकी अपनी रणनीति है। दूसरा क्या है, कांग्रेस को भी ये चाहिए था, वहाँ भी बीजेपी के खिलाफ इनको जितवाया है चंद्रशेखर को। मैं तो इलेक्शन में भी गया था उनके। अच्छा। यस, मैं एक बार वहाँ देख के आया था, और देख के क्या आया, मैं समर्थन भी करके आया था, जो कहीं बोल के भी आया था। वो सिर्फ इसलिए बोल के आए थे कि चंद्रशेखर जिस तरह से हर जायज़ बात के पक्ष में खड़े हुए नज़र आए थे, हमने सोचा अच्छा है और जाना चाहिए, अच्छे आदमी को सपोर्ट करना चाहिए, और हम भी इसलिए गए थे। मगर यहाँ पे जिसके साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया है, दुष्यंत चौटाला, वो हरियाणा में अब अच्छे आदमी के रूप में पहचान नहीं है इस इलेक्शन में खास तौर पे। और वो परिवार टूटा हुआ परिवार है पॉलिटिकली। एक तरफ से उनके चाचा हैं, एक तरफ ये लड़का है, क्या नाम इसका, दुष्यंत, दूसरी तरफ उनके चाचा हैं अभय चौटाला। अभय चौटाला के साथ समझौता हुआ है मायावती जी का, और अजय चौटाला और दुष्यंत के साथ हुआ है चंद्रशेखर का। तो दोनों बहुजन समाज के नेता, और दोनों अलग अलग जगह समझौता कर रहे हैं। तो इन दोनों के अपने अपने अस्तित्व की बात हो सकती है। उधर से वो भी चाचा भतीजा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इधर से चंद्रशेखर और मायावती जी भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस इलेक्शन में अस्तित्व की लड़ाई की बजाय ज़्यादा संघर्ष है, ज़्यादा हकीकत ये है इस वक्त है सांप्रदायिक ताकतें, विध्वंसकारी ताकतें, और शासन मानसिकता वाले लोगों और देश में भाईचारा बिगाड़ने वाली ताकतें, और दूसरी तरफ है वो क्या कह रहे हैं, किस मोहब्बत की दुकान कांग्रेस का नारा है, इस तरह का। इस वक्त इन दोनों के बीच में मामला फिट बैठेगा, मगर इनको भी संवेदनशील होना चाहिए कांग्रेस को भी, कि उनको भी कम से कम चंद्रशेखर हो चाहे मायावती हो, इन लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि इनको भी हिस्सेदारी और भागीदारी की बात के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखा के इग्नोर करके नहीं बढ़ सकते। हम सबको, अगर हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, अगर हम इसके जाति पाति के खिलाफ हैं, अगर हमें आर्थिक असमानता के खिलाफ हैं, तो हम सब उन ताकतों को इकट्ठे होकर बैठना होगा जो देश में संविधान के हिसाब से मानवीय व्यवस्था बनाना चाहते हैं, जिसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, जिसमें नेता का बेटा ही नेता हो, बाप MP बन जाए, CM बन जाए, फिर मेरा बेटा बन जाए, इस तरह की मानसिकता वालों को भी भगाना है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी हो। ये सारे जो इस रास्ते पे चल रहे हैं, ये देश को लोकतांत्रिक देश की ओर ले जा रहे हैं, और देश बहुत इंतज़ार कर चुका है, और देश के युवा इन बातों से बड़े नाराज़ और मायूस हैं। देश के बच्चे, नई पीढ़ी और अच्छा माइंड बाहर जा रहा है, ड्रेन हो रहा, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार ये सारे मानसिक दूषित मानसिकता के लोग हैं, जो आज भरमार हैं जिनकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज में। सर, एक अंतिम सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि क्या हरियाणा में जो आने वाले 1 महीने में चुनाव है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जिस तरीके से पार्टियां एक दूसरे के साथ कोलैब कर रही हैं, उसमें ये बिल्ली और बंदर वाली स्थिति उत्पन्न हो जाए कि 2 लोग लड़ते रहें, बाजी कोई और मार जाए? यस, बीजेपी तो यही चाहती है कि बिल्लियाँ लड़े और बंदर रोटी खा जाए। मतलब ये रणनीति आपको समझ में आ रही है बीजेपी? पूरे हरियाणा को समझ में आ रही है, और पूरे हरियाणा के लोगों को ये समझने की जरूरत है। अगर आप इज्जत करते हैं मायावती जी की, वो अच्छी बात है। आप इज्जत करते हैं चंद्रशेखर की, वो अच्छी बात है। आप इज्जत करते हैं दुष्यंत चौटाला की, अजय चौटाला की, अभय चौटाला की, वो अच्छी बात है। मगर इस वक्त इज्जत अलग है, और देश राजनीति और लोकतंत्र की मांग ये है
कि कम से कम सब इकट्ठे होके इज्जत करो, वोट मत दो। वोट इस बार उन ताकतों को हराने के लिए देनी जरूरी है जो देश में सांप्रदायिक माहौल खड़ा करना चाहते हैं। इस देश में जब जब ये ताकतें हावी हुई है, इस देश का नक्शा छोटा होता चला गया है। ये वर्णवादी मानसिकता, असमानतावादी मानसिकता इस देश में जब भी हावी हुई है, इस देश का छोटा नक्शा हो गया। और यही ताकतें थी जब देश का नक्शा 47 में भी छोटा हुआ, और यही ताकतें हैं कि दोबारा छोटा ना हो। अगर दोबारा छोटा होगा, जिम्मेदार ये नेता नहीं होंगे, ये मानसिकता नहीं होगी। हम मेजॉरिटी सिटीजन ऑफ द इंडिया, सिटीजन ऑफ हरियाणा, हम जिम्मेवार होंगे। नेताओं पे ब्लेम करने की जरूरत नहीं। इसलिए जागो और बदलाव के लिए मतदान करो। बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। हरियाणा की चुनावी खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए।